वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है वीरेंद्र मतरानीकर और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर रहने वाला हूँ। अभी हम पढ़ने वाले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे बिल्कुल दूर भागते हैं कि पढ़ने की इच्छा नहीं रखती। वो क्यों आती है? क्योंकि उसको बेसिक्स को पढ़ते नहीं अच्छे तरीके से। तो वही बेसिक्स में आपको पढ़ाना, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस पढ़ोगे, उसके क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ोगे, तो तुमको वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो छोटी छोटी चीज़ें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसिडरेशन में आती है। जैसे कि अपन बात करते हैं, इस अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जीओसी के बेसिक्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट को मतलब कहा जाता है कि एक ही है, एक जैसे ही है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है। एरोमेटिसिटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और एप्लीकेशन ऑफ जीओसी। ठीक है, अपन बात करते हैं जीओसी की, मतलब कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ कहाँ पर होती है। ठीक है, तो अब तुम देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस किस तरीके से प्रोसीड होती है कि एक रिएक्टेंट होता है, वो किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और एक इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को बनाता है। तो किसी भी रिएक्शन की स्टडी में ये जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है, ये इंटरमीडिएट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट होती है। तो इसी की स्टडी की जाती है और इसी की स्टडी को करने के लिए हमको जीओसी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अपने को कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखने की, ये जो क्या बोलते हैं रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उससे पहले किस तरीके की चीज़ें आपस में किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो उसमें से एक चीज़ होती है, दो चीज़ें होती है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जिसके पास जो क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है कि जिसको मतलब उसकी ज़रूरत है कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। या फिर ये कहे कि इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज की, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ अगर बोले, इलेक्ट्रोफाइल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। इसका एग्जाम्पल देकर अपन, तो यहाँ पे देखो, अगर इस वाले कंपाउंड में अगर इसमें Br को निकाल दे तो अपने पास क्या बचेगा? C+। तो C+ एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हो जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी। उसी केस में यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल, OH की बात करते हैं अपन, तो OH के पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, ये न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। न्यूक्लियस के पास क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास कौन जाएगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज़ है वो सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है, जितनी भी नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज़ है वो सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। या फिर ये कहे कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो उनके पास पॉजिटिव चार्ज हो, उनके इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की कमी किनके पास होती है? जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि AlCl3, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि इस केस में अपने पास OH ही हो। अगर अपन वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि एज ए नेगेटिव चार्ज काम करते हैं, तो वो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि बॉन्ड बनते या टूटते कैसे। तो बॉन्ड बनने से पहले बॉन्ड टूटे होंगे रिएक्टेंट के, तभी जाके प्रोडक्ट बना होगा। तो बॉन्ड टूटने के दो तरीके होते हैं, एक होता है होमोलाइटिक फिजन, एक होता है हेट्रोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड पेयर होता है, इन दोनों के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास लेके चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन था, ये जो बॉन्ड पेयर था, इसका एक इलेक्ट्रॉन ए के पास भी चला गया, ए के पास भी चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया। तो इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड पेयर हो गया यहाँ पे। तो ऐसे केस में बनते क्या? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ऐसे केस में अगर अपन Cl की बात करें तो यूवी लाइट, फ्री रेडिकल्स हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस से बनते हैं। हीट के प्रेजेंस में भी बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल ही बनते हैं। तो अगर अपन क्लोरीन गैस को सनलाइट की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर 523 केल्विन पे इरेडिएट करवाते हैं सनलाइट इसके ऊपर, तो ये आसानी से क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बना देता है। उसी तरीके से अब मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है AB, इसमें क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड पेयर था, ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को B ने अपनी तरफ कैरी कर लिया या फिर A ने अपनी तरफ कैरी कर लिया। तो A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इस केस में जो फ्यूजन हुआ है वो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हुआ है। फ्री रेडिकल्स बनना मतलब होमोलाइटिक फ्यूजन, और ये मतलब हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कार्बन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डाइपोल। इसमें है क्या?
ओके, इसमें टॉपिक शायद शो नहीं हो रहा है। ये टॉपिक का नाम है अपना, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। एक मिनट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए था, वो शायद शो नहीं हो रहा है किसी वजह से। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि कुछ एटम्स जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कुछ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एटम को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी देती है ना। जैसे कि अपने जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा आसानी से नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। उसी तरफ अगर अपन बात करें उनकी मेटल्स की, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, और पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अपन कार्बन से जुड़े हुए कंपाउंड्स की बात करेंगे। अब अलग अलग एटम्स जो होते हैं उन सब की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे वो लोग जो है इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी एटम्स है जो कि इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसा कि क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, इस टाइप के जो एटम्स होते हैं ये इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और या फिर जो भी एटम है जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल लोग है, या फिर कुछ केस में बोरॉन वगैरह भी कह सकते हैं, फिर खुद कार्बन भी, ये कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि इसमें तो चलो कोई केस नहीं है, लेकिन मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देता है। तो उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये इफेक्ट किसी भी कंपाउंड में परमानेंट इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ट्रांसफर होता है, और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर इसकी बात करें तो अगर इस क्लोरीन का इन दोनों के ऊपर अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाए तो इस क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट इस CH2 पे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इस CH3 पे कम लग रहा है। ये क्लोरीन इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ काफ़ी आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा, लेकिन इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो कि ये जो क्लोरीन है इस रीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तेज़ी से खींच लेगा, इस वाले को थोड़ा कम तेज़ी से खींच पाएगा। ठीक है, 2 क्लोरीन लगा दिए तो 2 क्लोरीन ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे, 3 क्लोरीन और ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है, और डिस्टेंस के घटने से, मतलब कि डिस्टेंस के बढ़ाने से इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। ये मैंने बताया कि प्लस आई माइनस आई, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचते हैं वो सब माइनस आई शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को अपने पास से जो ट्रांसफर कर देते हैं वो सब प्लस आई शो करते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो अल्काइल ग्रुप, मतलब ज़्यादातर जो प्लस आई शो करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं वो सब अल्काइल ग्रुप होते हैं। CH3, C2H5 ये सब प्लस आई शो करते हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी है फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन्स और जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज़ है वो सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। हाँ देखो, जिन कंपाउंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये कंपाउंड है इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो होता है क्या है कि जब ये किसी न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो न्यूक्लियोफाइल के इसके इन्फ्लुएंस में आने की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड जो है ना टूटने लगता है। ये बॉन्ड इस तरीके से टूटता है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है इस बॉन्ड के टूटने से, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। कब तक के लिए, जब तक के लिए इससे अट्रैक्ट ना हो जाए। मतलब है कि किसी पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज़ में या फिर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज़ में किसी न्यूक्लियोफाइल के आने की वजह से जब एक पाई बॉन्ड अपने बॉन्ड को लूज करके चार्ज में सेपरेट हो जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, प्लस ई और माइनस ई। कैसे?
कि यह देखो प्लस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि इस केस में इलेक्ट्रोफाइल आया, इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या करा कि इस कार्बन के साथ ठीक है, ये जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। ये जो बॉन्ड था ये जब टूटा, ये बॉन्ड जब टूटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये H जो है इससे कंप्लीटली बाइंड कर जाएगा, है ना, और ये CH2+ और CH3 के फॉर्म में टूट जाएगा। न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होता है कि ये वाला देखो, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज को कैरी कौन करेगा, ये, और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। तो इस केस में Cn नेगेटिव जो है इस कार्बन से आके जुड़ेगा, ना कि इस ऑक्सीजन से, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो जिस तरह का कि साइनाइड कार्बन से आके जुड़े और नेगेटिव चार्ज चला गया इस ऑक्सीजन के पास। तो ये थे प्लस ई शो करने वाले इफेक्ट जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और ये थे माइनस ई शो करने वाले इफेक्ट जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है जी, मैं देखो ये बताया यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल्स प्लस ई शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स माइनस ई शो करते हैं। हाँ, ये जो इफेक्ट है प्लस ई और माइनस, ये सिर्फ टेम्परेरी इफेक्ट है कि ये कुछ देर के लिए आके जुड़ता है, फिर ये इससे अलग भी हो जाता है। अपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा वो परमानेंट था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट परमानेंट नहीं होता है। अब अपन बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन तब एप्लीकेबल है जब अपने पास एक कार्बोकैटायन हो। कार्बोकैटायन यानी कि एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में क्या होता है, इसके पास हाइड्रोजन रहे होंगे, ये हाइड्रोजन, ये चलो पे कार्बन मान लेते हैं, या कार्बन, तो ये कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। नेबरिंग कार्बन की हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपना ये जो बॉन्डिंग पेयर है ये अपना बॉन्डिंग पेयर इधर ट्रांसफ़र कर देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा। मतलब ये कि किसी कंपाउंड में अगर किसी कार्बोकैटायन के बगल में एक मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस ग्रुप का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में वो इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा कि C डबल बॉन्ड C H H H H, और ये इस H के पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन काम कहाँ आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। कार्बोकैटायन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो जब अपन कार्बोकैटायन की स्टडी करते हैं तो उस केस में अपन हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से ये पता लगाते हैं कि कौन सा वाला कार्बोकैटायन कितना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगला है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट को लगभग सेम माना जाता है। अगर अपन मतलब फर्क की भी अगर बात करते हैं तो मान लो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट लगता कहाँ पर है। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट लगता कहाँ पर है, वो ऐसी ऐसी जगह पे लगता है जहाँ पे डबल बॉन्ड्स जो होते हैं कॉन्जुगेशन में होते हैं। मतलब ये कि अगर मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। ऐसे केसेस में जहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि मान लो इस जगह पे चलो एक हाइड्रोजन होता तो ये लोन पेयर था, हाइड्रोजन नहीं होता तो नेगेटिव चार्ज हो जाता, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और दूसरा डबल बॉन्ड। तो जब ये आपस में कॉन्जुगेशन में होता है, कॉन्जुगेशन में होना मतलब अल्टरनेट पोजीशन में होना, कि ये नेगेटिव चार्ज अगर इस पे ना होकर अगर इस पे होता तो ये पूरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं कहलाता। कॉन्जुगेशन के लिए अल्टरनेट पोजीशन ज़रूरी है कि ये बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर एटम फिर उसके बाद लोन पेयर या चार्ज था, तो ये सब आपस में कॉन्जुगेशन में। तो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए कॉन्जुगेशन बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है उतना ज़्यादा वो स्टेबिलिटी को अटेंड करता है। और खास करके कार्बोकैटायन या कार्बेनायन की बात करें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, इनके केस में जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये उतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जितने ज़्यादा लोग स्टेबल होते हैं उतना ज़्यादा इनकी स्टडी करना आसान होता है। ठीक है, जैसे कि अपन ने बात की थी
अगर अपन देखें मेसोमेरिक इफेक्ट को, तो ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे कॉन्जुगेशन में, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे कॉन्जुगेशन में, तो ये तीनों आपस में कॉन्जुगेशन पे है। तो जो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ट्रांसफर हो गए, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं जो प्लस एम मतलब कि मेसोमेरिक इफेक्ट को बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट को घटाने का काम करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो ऑक्साइड आयन, अमोनिया या फिर OH ग्रुप, ये सब क्या करते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट को बढ़ाते हैं। मतलब कि इन ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से कॉन्जुगेशन बढ़ता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो -m इफेक्ट शो करते हैं, मतलब कि ये जब प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करके अपने से दूर ले जाते हैं, जैसे कि CHO, NO2 ग्रुप। ठीक है, फिनाइल के केस में मेसोमेरिक इफेक्ट इस तरीके से देखा गया है कि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास जो लोन पेयर है वो इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को अंदर ट्रांसफर कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अंदर ट्रांसफर करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर भेज रहा है, तो एक कैसा ग्रुप बन जाएगा, ये बन जाएगा एक +m शो करने वाला ग्रुप। मतलब कि जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर ट्रांसफर करते हैं वो +m शो करते हैं, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचते हैं वो सब -m इफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस में भी क्या होता है कि डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर का कॉन्जुगेशन होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं ओजोन के केस में, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके पास पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा रहता है कि ये जो दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इसके पास, क्योंकि देखो दोनों स्ट्रक्चर में इसके पास +1 चार्ज था तो ओवरऑल +1 चार्ज आ जाएगा। दो स्ट्रक्चर में से एक जगह पर नेगेटिव चार्ज था, एक जगह पर नेगेटिव चार्ज था, तो ये नेगेटिव चार्ज दोनों जगह पे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसके ऊपर -½ चार्ज आता है और इसके ऊपर -½ चार्ज आता है। ओवरऑल अगर अपन कंपाउंड की बात करें तो -½ -1 और +1, तो ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक है, बेंजीन, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस बेंजीन में देखा गया, मतलब कि रेजोनेंस के थ्रू जो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कंपाउंड है वो है बेंजीन। क्यों? क्योंकि बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये काफ़ी अच्छे से कॉन्जुगेशन में ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते रहते कि ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, फिर ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गए, फिर ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गए, तो पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब बात करते हैं अपन कि कौन सा ग्रुप कितने अच्छे से रेजोनेंस इफेक्ट को शो कर सकता है। तो एसिड क्लोराइड सबसे बेहतर रेजोनेंस इफेक्ट को शो करता है, फिर ईस्टर है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर अमाइड है। ये एक ऑर्डर बता रहा है कि इसके अंदर ज़्यादा बेहतर रेजोनेंस होगा। इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना तो ये ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा। ये सब तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे प्लस, जैसे अपन ने +m और -m देखा था, वैसे इधर भी +r और -r होता है। +r का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर, कोई ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर ट्रांसफर करता है वो +r ग्रुप होता है, और कोई ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो -r ग्रुप होता है। जैसे कि OH ग्रुप, SH ग्रुप, OR ग्रुप, SR ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर भेजते हैं। लेकिन उसी जगह पे NO2, CO, COOH, CN ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारे -r का एग्जाम्पल है, ये सारे +r का एग्जाम्पल है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।